नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएस एकेडमी में। तो ताबड़तोड़ जीके में हम लोग बिहार पुलिस से संबंधित और वर्तमान के सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य या केंद्र शासित राज्य का है? तो पहले प्रश्न का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। केरल राज्य का सबसे पहला स्थान है। अगर हम बात करें तो केरल राज्य में 1084 यानी कि प्रत्येक 1000 पुरुष पर 1084 महिला है। पुदुचेरी की बात करें तो पुदुचेरी 1037 महिला आबादी है पुदुचेरी में। अगर सबसे कम की बात करें तो सबसे कम हरियाणा में है, और अगर 2001 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो भारत का जो लिंगानुपात था वो 933, प्रत्येक 1000 पुरुष पे 933 था। तो इस प्रकार पहले प्रश्न का आंसर बनेगा केरल बनेगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 में भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर हम बात करें तो भारत का लिंगानुपात 933 है। 2011 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात 943 प्रति 1000 पुरुष पे है। अगर सबसे कम महिला की संख्या की बात करें तो हरियाणा हो जाएगा, सबसे कम हरियाणा राज्य का है, और हरियाणा राज्य में करीब 879 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पे। दमन दीव की बात करें तो ये दमन दीव का 618 दमन दीव का है। उसके बाद 933 की बात करें तो प्रति 2001 के अनुसार 933 महिलाएं हैं 1000 पर, और 1037 की बात करें तो 1037 पुदुचेरी यानी कि पौंडीचेरी का लिंगानुपात है। तो इस प्रकार आपके दो प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न है, भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल, आंध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु। तो भारतनाट्यम जो है वह तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो इसकी जो प्रमुख नृत्यांगना है यामिनी कृष्णमूर्ति, तो कई बार पूछ चुका है भाई इसकी प्रमुख नृत्यांगना कौन है, तो यामिनी कृष्णमूर्ति है। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई इसकी नृत्यांगना है। कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, ये सभी जो हैं भरतनाट्यम से संबंधित महत्वपूर्ण कलाकार हैं। तो भरतनाट्यम बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आर्ट एंड कल्चर से सबसे अधिक प्रश्न आ रहे हैं, और आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं। अगर शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो शास्त्रीय नृत्य 8 प्रकार के हैं। भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का है, कथकली केरल का है, मोहिनी अट्टम ये भी केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ओडिसी ओडिशा का है, मणिपुरी मणिपुर का है, और कथक उत्तर प्रदेश से है, सत्रिया असम से है। तो इस प्रकार जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं उन सभी शास्त्रीय नृत्य को अच्छे से पढ़ कर जाएंगे एग्जाम में। शास्त्रीय नृत्यों में 9 रस होते हैं, और अगर देखें तो 9 रसों को पढ़ कर जाएंगे। अगला प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न देखेंगे, 2022 में सर्वाधिक कपास का उत्पादन किस राज्य में हुआ? देखिए 2022 में सर्वाधिक कपास का उत्पादन अगर हम देखें किस राज्य में हुआ तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए तेलंगाना, बी गुजरात, सी असम, और डी तमिलनाडु। तो आपका आंसर बनेगा इसमें ऑप्शन नंबर बी गुजरात में। देखिए आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी गुजरात राज्य में
आपका सबसे अधिक कपास उत्पादन हुआ। तो कुछ ऐसे भी फसल हैं जिनका उत्पादन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके उत्पादन से संबंधित अगर देखें तो गेहूँ उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य गेहूँ उत्पादन में यूपी है। इस प्रकार से अगर हम बाजरा उत्पादन में देखें तो बाजरा उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 पे है। रागी उत्पादन में कर्नाटक, अगर रागी की बात करें कर्नाटक, ज्वार उत्पादन में महाराष्ट्र, मक्का उत्पादन में कर्नाटक, तो मूंगफली उत्पादन में गुजरात, सूरजमुखी उत्पादन में कर्नाटक, कपास गुजरात, चाय असम, तंबाकू पश्चिम बंगाल, गन्ना उत्तर प्रदेश, जूट पश्चिम बंगाल, कॉफी कर्नाटक, इन सभी में ये नंबर 1 राज्य हैं। 5वां प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने कब नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? तो भारतीय रेलवे की बात करें तो भारतीय रेलवे ने 2030 तक भारतीय रेलवे ने 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस अपराध में पुलिस न्यायालय की अनुमति के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है? तो देखिए, न्यायालय किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। ऑप्शन नंबर पढ़ेंगे हम। ऑप्शन ए बलात्कार, संज्ञेय अपराध में हत्या, चोरी, अपहरण, ये सभी। तो आपका आंसर बनेगा इसमें आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? देखिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, बायोस्फीयर रिजर्व से बराबर क्वेश्चन रहता है। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा। तो भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या 18 है। तो वर्तमान में भारत में जैव मंडल रिजर्व 18 है। यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के अंतर्गत वर्तमान में भारत के 12 बायोस्फीयर रिजर्व किए गए हैं। वर्तमान में 12 बायोस्फीयर रिजर्व किए गए हैं। 12वां बायोस्फीयर रिजर्व को नवंबर 2020 में यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया। मैन एंड बायोस्फीयर के अंतर्गत शामिल किया गया। मैन एंड बायोस्फीयर के अंतर्गत शामिल किया गया और इसी के अंतर्गत पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया गया। और पन्ना जो है, पन्ना मध्य प्रदेश में है। ये 12वां बायोस्फीयर रिजर्व है। इसी प्रकार अगर हम देखें तो 11वां बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो 11वां बायोस्फीयर रिजर्व बना सिक्किम में कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, जो सिक्किम में बना। नेक्स्ट आपका, तो इस प्रकार से जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं उसमें लगभग जो महत्वपूर्ण है वो याद रखेंगे। जो उसमें नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बना, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 2000 में, गल्फ और मन्नार 2001 में, सुंदरबन 2001 में, इसको याद रखेंगे इन सभी को। सुंदरवन सबसे महत्वपूर्ण है और सुंदरवन को 2001 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट अगर हम देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की बात करें, यानी कि ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कांग्रेस की पहली बैठक बंबई में हुई थी और बंबई में 1885 में, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। तो मूल रूप से व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में इसकी बैठक की गई थी। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी बनेगा। देखिए, प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ। कांग्रेस की स्थापना कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में की गई थी और कांग्रेस के प्रथम महासचिव एओ ह्यूम हुए और व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष हुए। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो इन्हें 1938 में हरिपुरा और 1939 में त्रिपुरी में अध्यक्ष बनाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1929 में लाहौर और 1937 फैजपुर में कांग्रेस का अध्यक्षता किए थे और एओ ह्यूम ने तो स्थापना ही की थी। महात्मा गांधी 1924 में सिर्फ बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई। अगर पूछे कि कांग्रेस अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट होगी और एनी बेसेंट ने 1917 में कांग्रेस की अध्यक्षता की। तो इस प्रकार से कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी और एनी बेसेंट को कलकत्ता में अध्यक्षता दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला पूछे तो सरोजिनी नायडू, और सरोजिनी नायडू 1925 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी और कानपुर में इनको अध्यक्षता दिया गया था। कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता करने वाली स्वतंत्रता से पहले अंतिम महिला इंदिरा गांधी के रूप में थी। स्वतंत्रता से पहले इंदिरा गांधी 1978, 1983 और इंदिरा गांधी स्वतंत्रता से पहले इंदिरा गांधी और स्वतंत्रता से बाद सोनिया गांधी बनी। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूरी जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है इसको अच्छे से याद कर लेंगे। नेक्स्ट 9वां प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 है, गौरी हाथी माना और देखिए गौरी हाथी माना और गैर नृत्य, ये राजस्थान के नृत्य हैं और तीनों नृत्य हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं? भील जनजाति, कालबेलिया, गरासिया और गुर्जर। तो इसका आंसर बनेगा भील जनजाति के द्वारा यह किया जाता है नृत्य। अगर हम बात करें कालबेलिया, भवई, शंकरिया, पनियारी, इंडोनी, अग्नि नृत्य, ये सभी नृत्य कालबेलिया के द्वारा किया जाता है। और गरसिया जनजाति जो है, गरसिया जनजाति लूर, वालार, जावादा, इन सभी नृत्य को करती है गरसिया। और गुर्जर जो जनजाति है, ये गुर्जर जनजाति के द्वारा इसमें चरी नृत्य किया जाता है। जो चरी नृत्य है, ये नृत्य भी राजस्थान में एग्जाम में पूछा हुआ है। चरी नृत्य किया जाता है गुर्जर जनजाति के द्वारा। तो नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर, तमिलनाडु का फसल कटाई त्योहार निम्न में से कौन सा है? देखिए, तमिलनाडु का फसल कटाई त्योहार, इसमें से आंसर आपका क्या बनेगा? बिहू, पोंगल, ओणम और झूम। तो इसमें आपका आंसर बनेगा पोंगल। तो पोंगल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु की अगर हम बात करें, बिहू की बात करें, तो बिहू असम में त्योहार मनाया जाता है। उत्तर पूर्वी भारत की एक प्रमुख फसल उत्सव है। पोंगल तमिलनाडु में। ओणम की बात करें तो ओणम केरल में और दक्षिण भारत में मनाए जाने वाला प्रमुख कृषि फसल है। और झूम आपकी खेती का प्रकार है। अगला प्रश्न देखेंगे, कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? देखिए, कर्मा नृत्य की अगर हम बात करें तो कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। तो यह कर्मा पूजा है, आदिवासी नृत्य है, आदिवासियों के द्वारा किया जाता है और यह नृत्य गोंडवाना की लोक संस्कृति से संबंधित है। तो काफी प्राचीन माना जाता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में नौटंकी, रास लीला, छपेली, थाली नृत्य, इस प्रकार का मंजरी, कजरी, करगम, कजरी, ये सभी उत्तर प्रदेश का है।
तमिलनाडु का है करगम, वहाँ का एक पारंपरिक नृत्य है और ये नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, कोणार्क सूर्य मंदिर के निर्माता कौन है? तो आपका आंसर बनेगा राजा नरसिंह देव प्रथम। कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे काला पैगोडा कहते हैं, यह एक कलिंग कला के अंतर्गत 1250 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ, जो वर्तमान के पुरी ओडिशा में स्थित है। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक, इसमें मिल्खा सिंह आपका आंसर बनेगा। तो भारतीय धावक हैं। 18 जून 2021 को मिल्खा सिंह का निधन हो गया और इनके द्वारा यह लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में अब तक कितने एशियन गेम का आयोजन किया जा चुका है? तो जब भी ये प्रश्न पूछेगा, एशियन गेम बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम देखें तो एशियन गेम में भारत 2 बार मेजबानी कर चुका है। अब तक 2 बार एशियन गेम में मेजबानी कर चुका है। 1951 में भारत ने दिल्ली में मेजबानी किया था। भारत ने दिल्ली में मेजबानी किया था और दूसरा जो मेजबानी है एशियन गेम का, वो भारत ने दिल्ली में ही किया और ये आपका 9th एशियन गेम था 1982 में। 1982 में इसमें ये भी आयोजन दिल्ली में ही किया गया। तो 2 आयोजन दिल्ली में किए गए। ठीक है, अगर पहला एशियन गेम पूछें तो दिल्ली हो जाएगा और दूसरा भी दिल्ली, लेकिन पहला 1951 और दूसरा 1982 में किया गया। तो एशियन गेम 2022 जो 19वां संस्करण हुआ, इसका आयोजन चाइना में किया गया था। 2026 का एशियन गेम का आयोजन जापान में प्रस्तावित है और इसके बाद 2030 में दोहा कतर में प्रस्तावित है। 2034 जो है, 2034 ये सभी जो एशियन गेम है संभावित है, इनको याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा होमी भाभा केंद्र अस्पताल का और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें आपका आंसर बन जाएगा पंजाब। तो प्रधानमंत्री ने मोहाली जिले के मुल्लापुरम में 24 अगस्त 2022 को इसका उद्घाटन किया। तो केंद्र सरकार ने करीब 660 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से इस कैंसर अस्पताल को बनाया, इसका निर्माण करवाया। नेक्स्ट प्रश्न है, झिंझियांग सोने की खदान जिसमें हाल ही में 18 लोग फंस गए थे, किस देश में स्थित है? देखिए, झिंझियांग जो सोने की खदान है, ये चीन में स्थित है और इसमें करीब 18 लोग फंस गए थे, इसमें धंस गए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्न में से कौन सा मोटा अनाज है? भाई इसमें आपका आंसर बनेगा, देखिए, ज्वार, बाजरा, रागी, कंगनी, कोदो, सावा, छोटी कंगनी, कुटकी। देखिए ये सभी जो हैं आपके मोटे अनाज के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, भारत में सबसे ज्यादा किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत में अगर हम देखें तो भारत में वन मुख्यतः पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उस शुष्क वर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन और उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। इनमें सबसे बहुलता में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है और इस प्रकार के वनों की संख्या भारत में ज्यादा है और इन्हें मानसूनी, यही जो वन है इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। तो इसे करीब 200 सेंटीमीटर से मैक्सिमम 200 और मिनिमम 70 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होनी चाहिए। तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन की बात करें तो उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन ये भी भारत में सबसे बड़े वन क्षेत्र को कवर करते हैं।
60% से अधिक वन इसी प्रकार के होते हैं। शुष्क पर्णपाती वन की अगर हम बात करें तो तेंदु, पलाश, अमलतास, बेल, खैर, धरवार ये सभी पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन की बात करें तो इसमें रोजवुड, महोगनी आदि वृक्ष प्रमुखता से पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, बूता कोला नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? देखिए, तो ये बूता कोला नृत्य बहुत ही महत्वपूर्ण, ये कर्नाटक में भी है, केरल में। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, बी एवं सी दोनों में है। नेक्स्ट प्रश्न है, टेबल टेनिस खेलने की सतह की लंबाई कितनी होती है? तो टेबल टेनिस खेलने की सतह की लंबाई 9 फीट लंबा, 5 फीट चौड़ा ये भी होता है। 2.74 मीटर लंबा और 1.525 मीटर चौड़ा ये भी होता है। और यानी कि आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी टेबल टेनिस खेलने की मैदान की यह लंबाई होती है, मेजरमेंट है। भारतीय